नमस्कार बच्चों। आज का टॉपिक है वर्ण विच्छेद। अब वर्ण विच्छेद पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले वर्णों का ज्ञान होना चाहिए, स्वर तथा व्यंजनों का ज्ञान भी होना चाहिए, तभी हम वर्ण विच्छेद सही रूप से कर पाएंगे। इसीलिए मैंने आपको पहले वर्णमाला पढ़ाई, जिससे कि आपको आगे व्याकरण पढ़ने में दिक्कत ना हो। तो पहले वर्णमाला का चैप्टर पढ़िए, और जिसने वर्णमाला नहीं पढ़ी है या भूल गए हैं तो मेरे वीडियो में जाकर देख लेना, फिर आपको वर्ण विच्छेद आसानी से समझ आएंगे। तो चलिए पाठ पढ़ना शुरू करते हैं। शब्द में आए वर्णों को अलग अलग करना ही वर्ण विच्छेद कहलाता है। अब वर्ण, सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए वर्ण क्या होता है। लिखित भाषा की मूल ध्वनियाँ वर्ण हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। वर्ण लिखित रूप में सबसे छोटी इकाई होती है भाषा की, लेकिन मौखिक रूप में पूछा जाए तो मौखिक रूप में सबसे छोटी इकाई होती है ध्वनि। ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछा गया है। शब्द में प्रयुक्त इन्हीं वर्णों को पृथक करना मतलब अलग अलग करना ही वर्ण विच्छेद कहलाता है। अब जैसे कोई शब्द होता है, उसको अलग करते हैं तो उसी को वर्ण विच्छेद कहते हैं। अब जैसे यहाँ एक शब्द लिखा है कमल। अब यहाँ पे कमल शब्द का वर्ण विच्छेद करेंगे। कमल में जो क लिखा हुआ है तो वह पूरा व्यंजन है, लेकिन मैंने पहले बताया था कि व्यंजन बिना स्वरों के कंप्लीट नहीं होता है, पूरा नहीं होता है। जो व्यंजन होता है उसके साथ स्वर जुड़ के वो पूरा होता है। तो क के साथ अ स्वर जुड़ा हुआ है, तो इसलिए वो पूरा क बन गया। आप बोलते टाइम देखो क, जब क बोल रहे तो अ का उच्चारण भी उसके बाद में आ रहा है। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। कमल में पहला वर्ण है क। अब ये पूरा क है, इस क में स्वर जुड़ा हुआ है, तो क में कौन सा स्वर जुड़ा हुआ है? अ, तो इसको प्लस अ कर देंगे। अब जब ये अलग कर दिया अ, तो ये जो क है ये आधा हो गया। अब आधा करने के लिए इसको क्या करेंगे, इसके नीचे हलंत लगा लेंगे। फिर है प्लस म, कमल में म है, फिर म को अगर विच्छेद करना, अलग करना है तो इसमें से अ को हटा लेंगे, क्योंकि जो भी वर्ण होते हैं, व्यंजन होते हैं, उनमें स्वर जुड़ा होता है। अब जैसे इनमें कोई भी और मात्राएं नहीं है, सिर्फ अ जुड़ा हुआ है, तो इसलिए यहाँ पे अ आएगा, और फिर उसके बाद म आधा हो जाएगा, फिर हलंत लग जाएगा। फिर है प्लस ल में से फिर अ अलग कर देंगे, और फिर ल क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। तो इस तरह से कमल का वर्ण विच्छेद हो गया। अब इसमें कोई मात्राएं नहीं है, सिर्फ और जुड़ा हुआ है, तो इसलिए ये सिंपल सा हो गया। अब नेक्स्ट, अब है गिलास शब्द का वर्ण विच्छेद। मैंने यहाँ पे गिलास शब्द का वर्ण विच्छेद किया हुआ है, लेकिन आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से किया है। पहला वर्ण है ग। अब जो ग है इसमें कौन सी मात्रा लगी हुई है? छोटी ई की मात्रा, तो इसलिए इसका उच्चारण क्या हो रहा है? घी। तो ये फिर अलग कर दिए, तो इसलिए ये जो ग है ये अधूरा हो गया, और इसके नीचे फिर हलंत लग जाएगा। फिर है प्लस। अब ला में कौन सा उच्चारण आ रहा है? किस स्वर का उच्चारण आ रहा है? आ का उच्चारण, तो इसलिए ल प्लस आ जुड़कर ला बना। तो अब ल में से आ अलग कर दिया, तो इसलिए ये भी अधूरा हो गया, और इसके नीचे भी हलंत आएगा। फिर है प्लस स में जुड़ा हुआ है अ, उच्चारण करके देखिए, स अ उच्चारण आ रहा है। अब अ की कोई मात्रा नहीं होती है, तो इसलिए स के नीचे हलंत लग गया, ये भी अधूरा हो गया। तो इस तरह से गिलास का वर्ण विच्छेद हो गया। वर्ण विच्छेद करने के लिए स्वर तथा व्यंजनों का ज्ञान तो होना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ र व्यंजन के विभिन्न रूप, अनुस्वार का ज्ञान होना चाहिए, अनुनासिक, विसर्ग, द्वितीय व्यंजन, इन सब का ज्ञान होना चाहिए।
और इनके लिए मैं कुछ आपको उदाहरण बताती हूँ। अब यहाँ पर पिक्चर में देखिए अ का प्रयोग किया गया है, तो ये मैं पहले भी आपको कमल वाला उदाहरण दे चुकी हूँ, वो समझा चुकी हूँ। गिलास वाले उदाहरण से आपको आ तथा छोटी ई की मात्रा वाले वर्ण विच्छेद का पता चल गया होगा। अब मैं वर्ण विच्छेद में बड़ी ई, उ और ऊ का प्रयोग बताऊंगी। अब है बड़ी ई का प्रयोग। अब यहाँ पे द लिखा हुआ है, तो पहले द लिखना है। अब इसमें से बड़ी ई की मात्रा अलग करनी है। बड़ी ई की मात्रा कैसे होती है उसी तरह से लिखना है। अब इसमें से बड़ी ई की मात्रा अलग होगी, तो इसलिए द पे हलंत लग जाएगा। फिर प्लस अवधि पा पे फिर प लिखना है। प से आ की मात्रा अलग कर लेनी है, क्योंकि आ लिखा हुआ है तो आ की मात्रा, और फिर इस पे भी हलंत लग जाएगा, प आधा हो जाएगा। फिर प्लस व में से अ की मात्रा अलग करनी है। अ का उच्चारण आ रहा है, और वह फिर आधा हो जाएगा, हलंत लग जाएगा। फिर प्लस ली, फिर ली में बड़ी ई की मात्रा है। जो मात्रा ये बात से ऐसे लगी होती है, ये बड़ी की मात्रा होती है, और जो इधर से लगी होती है वो छोटी की मात्रा होती है। तो फिर ल प्लस यहाँ पे बड़ा ई इस तरह से लिखते हैं। जब अलग करते हैं तो आपको पता होना चाहिए, बड़ा ई इस तरह से लिखते हैं, और फिर ल के नीचे हलंत। तो ये हो गया दीपावली का वर्ण विच्छेद। अब दूसरा है ईश्वरी। अब ईश्वरी में सोचेंगे ये अलग ई को कैसे करना है, ये क्या है, तो आपको पता ही है कि बड़ा ई इसी तरह से लिखते हैं। तो इसमें ये स्वर है, इसके साथ कुछ नहीं जुड़ा हुआ है, ये अलग है, इसलिए प्लस फिर है श। अब देखो श क्या है, आधा है, तो इसलिए ये आधा लिखने के लिए ऐसा आधा नहीं लिखना है, इसके नीचे हलंत लग जाएगा, तो ये आधा मान लिया जाएगा। फिर प्लस व से व पे कौन सा स्वर लगा हुआ है, अ को अलग लिख के व के नीचे हलंत लग जाएगा। फिर है र पे कौन सी मात्रा है, बड़ी ई की मात्रा, प्लस बड़ी ई, और फिर र क्या हो जाएगा, आधा। तो इस तरह से ईश्वरी का वर्ण विच्छेद हो गया। अब हम वर्ण विच्छेद में उक का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ पे छोटा ऊ है, यहाँ पे लिखा हुआ सुबह, सौ में छोटा ऊ की मात्रा लगी हुई है। जो इस तरह से लगी होती है वो छोटी ऊ की मात्रा होती है। तो प्लस अब छोटा ऊ इस तरह से लिखते हैं। अब यहाँ पे हमने व्यंजन में से स्वर को अलग कर दिया, सौ से ऊ को अलग कर दिया, इसलिए ये अधूरा हो गया, इसके नीचे हलंत लगेगा। फिर प्लस ब में से फिर स्वर अलग कर लेंगे, तो इसमें कौन सा है, ब। मैंने ये पहले भी बताया है, ये अब आपको समझ आ ही गया होगा। फिर इसको अलग करके इसमें हलंत लग जाएगा। प्लस ह में भी अ का उच्चारण है, तो इसलिए अ को अलग कर लेंगे, और ये फिर अधूरा हो गया, इसके नीचे हलंत लग जाएगा। अब आपको ये पता होना चाहिए कि जो स्वर हैं उ इनके नीचे हलंत नहीं लगेगा, क्योंकि स्वर पूरे होते हैं, पूर्ण होते हैं, और व्यंजन के साथ स्वर जुड़े होते हैं, इसलिए उनको अलग 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 करेंगे तो उसके नीचे हलंत लगेगा। अब है बड़ी ऊ की मात्रा। तो इसका प्रयोग हम, जैसे सूरज है, सूरज में उसी तरह सौ अलग कर देना, प्लस अब यहाँ पे बड़ी ऊ की मात्रा लगी हुई है, तो यहाँ पे बड़ा ऊ लिखना है, ऊ। फिर प्लस अब सूरज बोलने में सू, मतलब उसका उच्चारण क्या आ रहा है, बड़ा आ रहा है। फिर प्लस र, हाँ यहाँ पे हलंत नहीं लगाया, सौ पे हलंत लग जाएगा, अधूरा हो जाएगा। फिर र प्लस अब ये फिर अ का उच्चारण वाला सिंपल सा है, र के नीचे हलंत, प्लस ज में भी फिर कौन सा आ रहा है, अ का उच्चारण आ रहा है, तो और फिर ज के नीचे हलंत। अब इसके बाद आपको ये वाला तो आसान लग रहा होगा, लेकिन र में किस तरह से प्रयोग किया जाता है ऊ की मात्रा। तो जैसे यहाँ पे डमरू लिखा हुआ है, ड प्लस यहाँ पे भी ड में अ का उच्चारण है, तो अ आएगा और ड के नीचे हलंत लग जाएगा। फिर प्लस म में भी कोई और मात्रा नहीं है, स्वर अ ही है।
तो यहाँ पे अ आएगा, फिर इसके नीचे हलंत लग जाएगा। अब है र। र में देखो ये जो ऐसी गोली वाली मात्रा होती है इस तरह की, तो ये होती है बड़ी ऊ की मात्रा, तो प्लस ओ, आपने यहाँ पे बड़ा ऊ लिखना है। लेकिन अगर यहाँ पे छोटी ऊ की मात्रा होती तो क्या लिखते हैं आप फिर, जैसे ऐसे होता है सिर्फ ऐसे, तो ये छोटा ऊ होता है, तो आप उसके लिए ऐसे लिखते र प्लस ऊ, ये छोटा ऊ आ जाता है। आ गया समझ? और फिर र में से ऊ की मात्रा अलग कर दी तो इसके नीचे हलंत आ जाएगा। पर कुछ री, ए और आई के उदाहरण दिए हुए हैं। अब आगे मैं आपको सॉल्व करके बताती हूँ। अब है वर्ण विच्छेद में री का प्रयोग। तो री जो है यहाँ पे पृथ्वी लिखा हुआ है, प पे री की मात्रा लगी हुई है, तो ये जो प से री को अलग कर देंगे, प पे हलंत लग जाएगा। अब री कैसे लिखते हैं, आपने यहाँ पे इस चिन्ह के बजाय यहाँ पे री लिखना है। री का चिन्ह होता है इस तरह से, ठीक है, ये र का चिन्ह नहीं होता है। बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये र है या री है। फिर है प्लस थ। अब यहाँ पे थ अधूरा है तो इसलिए यहाँ पे नीचे हलंत आ जाएगा, क्योंकि इसके साथ कोई स्वर नहीं है, तो इस प्लस अब सीधे अगला वाला आ जाएगा व, इसके साथ क्योंकि कोई स्वर नहीं है। फिर व है, व पे कौन सी मात्रा लगी हुई है, कौन सा स्वर जुड़ा हुआ है, बड़ी ई की मात्रा, तो यहाँ पे बड़ा ई लिखना है इस तरह से, और व के नीचे हलंत लग जाएगा। तो इस तरह से हो गया पृथ्वी का वर्ण विच्छेद। अब है ऋषि। अब यहाँ पे री पूरा लिखना है क्योंकि यहाँ पे पूरा स्वर लिखा हुआ है ऋषि, इसके नीचे कोई हलंत नहीं आएगा क्योंकि ये स्वर पूरा है। प्लस श में छोटी ई की मात्रा है तो इसलिए छोटा ई लिखना है, और यहाँ श में हलंत लग जाएगा। तो इस तरह से हो गया ऋषि का वर्ण विच्छेद। अब है ए का प्रयोग। यहाँ पे लिखा हुआ केवल में क प्लस, अब ए की मात्रा इस तरह से लिखी होती है, जो एक मात्रा ऐसी लगी होती है वो ए की मात्रा, और जो ऐसे अगर दो होती तो आई की मात्रा होती है, लेकिन यहाँ पे एक लगी हुई है तो ये ए है, और ए इस तरह से लिखते हैं ए, तो यहाँ पे इससे अलग कर दिया तो ये अधूरा हो गया। फिर है प्लस व, अब ये तो सिंपल सा, प्लस अ, फिर प्लस ल में भी फिर अ का उच्चारण आ रहा है अ, और फिर इसके नीचे हलंत लग जाएगा, तो केवल का वर्ण विच्छेद हो गया है। अब है आई का प्रयोग। अब तैयार लिखा हुआ है, पहले त लिखेंगे, प्लस कौन सी मात्रा लगी हुई है, आई की मात्रा इस तरह से, तो ये आई लिखेंगे। जहाँ पे मैंने अभी बताया था दो मात्राएं लगी होती है वो आई की मात्रा, और फिर त के नीचे हलंत लग जाएगा। फिर प्लस यार में आ की मात्रा है, आ का उच्चारण है तो इसलिए प्लस आ, और ये य के नीचे हलंत लग जाएगा। फिर प्लस र में अ, और फिर र के नीचे हलंत लग जाएगा। इस तरह से आई का उदाहरण कंप्लीट हो गया है। अब पढ़ेंगे हम ओ, आओ, संयुक्त व्यंजन और र के विभिन्न रूपों का वर्ण विच्छेद, जिनके कुछ उदाहरण यहाँ पे दिए गए हैं। अब है ओ का प्रयोग। पोखर लिखा हुआ है प से, अब यहाँ पे ओ का उच्चारण आ रहा है, ओ स्वर जुड़ा हुआ है तो ओ को अलग कर देना है। ओ, प पे नीचे हलंत लग जाएगा, प्लस ख में फिर वही अ, फिर ख के नीचे हलंत लग जाएगा। फिर र भी सिंपल है, र प्लस अ स्वर जुड़ा हुआ है, फिर र के नीचे हलंत। अब आपको तो इनमें आसानी हो रही होगी। अब है औ का प्रयोग। चौखट लिखा हुआ है च प्लस, फिर यहाँ पे औ की मात्रा लगी हुई है,
इसके नीचे हलंत लग जाएगा और आओ प्लस फिर वही सिंपल ख प्लस इसमें स्वर जुड़ा हुआ है, फिर ख के नीचे हलंत प्लस ट में भी फिर अ का उच्चारण आ रहा है, स्वर जुड़ा हुआ है, इसको अलग कर लेंगे और फिर ट के नीचे हलंत। तो इस तरह से हो गया चौखट का वर्ण विच्छेद। अब है संयुक्त व्यंजनों का प्रयोग। संयुक्त व्यंजन आपको पता होंगे 4 होते हैं, अक्ष, त्र, ज्ञ और श्र। तो पहले तो हमें इन संयुक्त व्यंजनों को अलग करना है। ये है अक्ष, तो ये मिलकर बना हुआ है क प्लस श प्लस अ। तो अ तो पूरा है, क और श अधूरे हैं। संयुक्त का मतलब होता है जुड़े हुए व्यंजन। त्र मिल के बना हुआ है त प्लस र प्लस अ। फिर है ज्ञ, ज्ञ है ज प्लस य प्लस अ। और फिर है श्र, श्र है श प्लस र प्लस अ। अगर आप कोई वर्ण विच्छेद करना किसी शब्द में अक्ष है तो उसके पहले तो अक्ष का वर्ण विच्छेद लिखना है, फिर और जो वर्ण होते हैं उनका वर्ण विच्छेद लिखना है। अभी मैं आपको करके बताऊंगी। अब देखिए यहाँ पे क्षमा का वर्ण विच्छेद करेंगे तो पहले हमें अक्ष का वर्ण विच्छेद करना होगा। तो यहाँ पे अक्ष का क्या है क प्लस श, दोनों के नीचे हलंत लग जाएगा क्योंकि दोनों अधूरे हैं, प्लस अ, यहाँ पे क्योंकि अ की मात्रा है। तो पहले तो ये अक्ष के वर्ण विच्छेद किया गया है। फिर प्लस अब क्या है माँ, तो यहाँ पे म आएगा, हलंत लग जाएगा और यहाँ पे आ की मात्रा जुड़ी हुई है, आ स्वर जुड़ा हुआ है तो इसलिए यहाँ पे आ जाएगा। इसी तरह से मात्रा म वर्ण विच्छेद के लिए यहाँ पे नीचे हलंत लग जाएगा, फिर आ की मात्रा लिखी हुई है तो आ जाएगा प्लस अब त्र, यहाँ पे त्रा लिखा हुआ है तो आ की मात्रा आएगी, लेकिन त हलंत लग जाएगा, फिर र, जैसे यहाँ पे इनका त्र का वर्ण विच्छेद किया हुआ है, फिर र। अब ये ध्यान रखना यहाँ पे मात्र होता सिर्फ तो अ का उच्चारण आता, अ आता, लेकिन यहाँ पे मात्रा है तो इसलिए यहाँ पे आएगा आ। फिर इसके नीचे है अब ज्ञानी, ज्ञानी का है, अब पहले ज्ञ का है वर्ण विच्छेद क्या है ज प्लस य, यहाँ पे लिखना है ज प्लस य। अब यहाँ पे आ की मात्रा लगी हुई, यहाँ ज्ञ में तो अ की मात्रा थी लेकिन यहाँ पे ज्ञानी में क्या है आ की मात्रा है तो इसलिए यहाँ पे लिखना है आ। और प्लस अब क्या है नी, नौ पे बड़ी की मात्रा है तो नौ पे नीचे हलंत लग जाएगा प्लस बड़ी ई, इस तरह से लिखना है। अब इसी तरह से है श्र, श्रम लिखा हुआ है तो पहले श्र का वर्ण विच्छेद क्या है ये श प्लस र, श प्लस र प्लस अब यहाँ पे कोई श्रा नहीं है, श्र ही है तो इसलिए यहाँ पे अ ही आएगा। फिर म है प्लस म और फिर म में अ का उच्चारण है, अ स्वर है तो इसलिए अ। तो ये हो गए संयुक्त स्वरों का वर्ण विच्छेद। ये धर्म में जो ये रा है इसको बोलते रेफ। दूसरा प्रकार है पदेन, जो ये प्र पे ये वाला र लगा हुआ है इसको कहते हैं पदेन। तो ये उच्चारण में क्या आ रहा है प के साथ ही आ रहा है प्र, तो इसलिए प प्लस र प्लस अ, ठीक है, इसमें अ बाद में आ जाएगा। फिर है प्लस क, फिर इसके साथ आ की मात्रा, फिर प्लस र और र के साथ भी अ स्वर जुड़ा हुआ है तो इसलिए अ लिखा जाएगा। फिर है तीसरा है ड्रम। अब इस
ड्रम में जो र लगा हुआ है वो भी साथ ही साथ उच्चारण हो रहा है, तो इसलिए इसमें आएगा ड प्लस र, ये भी आधा हो जाएगा, ये भी आधा हो जाएगा, और फिर अ आएगा, फिर प्लस म, इसके नीचे भी हलंत लगेगा, फिर प्लस अ, क्योंकि इसमें अ स्वर आ रहा है। अब है श्रम। श्रम में श्रव का तो मैंने पहले आपको बता दिया है किस तरह से वर्ण विच्छेद करना है, लेकिन फिर भी यहाँ पे बता रही हूँ। श हलंत, अब यहाँ पे प्लस र पे हलंत, फिर अ, और फिर प्लस म, और म पे फिर अ की मात्रा, अ स्वर जुड़ा हुआ है तो इसलिए म। तो इस तरह से ये श्रम का वर्ण विच्छेद हो गया। अब अनुस्वार, अनुनासिक, विसर्ग तथा द्वितीय व्यंजनों का प्रयोग यहाँ पे करना सिखाऊंगी। अगर आपको यहाँ पे पॉज करके और उदाहरण देखने हैं तो वो भी आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे देखना है कि ये जो म आया है, ये म कैसे लिखा है। कई बार तो न भी होता है जो बिंदु का अर्थ होता है, तो यहाँ पे जो उच्चारण में आएगा, अब यहाँ पे उच्चारण में आ रहा है कंपन म, तो इसलिए यहाँ पे म लिखा गया है। अगर यहाँ पे न का उच्चारण आता तो वह क्या होता है, यहाँ पे न लिखा जाता। अब है अनुनासिक का प्रयोग। अनुनासिक का चिन्ह होता है चंद्र बिंदु। चंद्र बिंदु वाले जो भी वर्ण होते हैं अनुनासिक कहलाए जाते हैं। अब जैसे आँख है, आँख के ऊपर जो चंद्र बिंदु लगा हुआ है, फिर है यहाँ पे आएगा आ स्वर है, प्लस अब जो इसके ऊपर चंद्र बिंदु लगा हुआ है अनुनासिक, फिर ये आएगा, फिर है प्लस ख, ख के साथ अ स्वर है अ, इसलिए ये हो गया अनुनासिक। अब अनुनासिक का दूसरा उदाहरण है यंत्रों। यंत्रों में अनुस्वार भी है और अनुनासिक भी है। अब यंत्रों में य हलंत फिर अ, अब इसमें जो ये बिंदु लगा हुआ है ये अनुस्वार है। अब इसका उच्चारण करके देखो, यंत्रों, नौ का उच्चारण आ रहा है तो नौ आएगा, नौ भी आधा है इसलिए हलंत लग जाएगा, प्लस त्र। अब ये त्र मैंने पहले संयुक्त व्यंजन में आपको बताया था, त प्लस र मिलके बना हुआ, दोनों आधे आधे, इनके साथ स्वर नहीं है। फिर प्लस अब जो स्वर आएगा ये कौन सा है, ओ की मात्रा है, तो इसलिए ओ यहाँ पे स्वर आ जाएगा। अब ओ के पीछे ये बिंदु है तो ये क्या है। अब कई बच्चे इसको सोचते हैं ये बिंदु अनुस्वार है तो ये वाला भी अनुस्वार होगा, लेकिन जो ऐसा नहीं है। जो भी मात्रा के पीछे बिंदु होता है वो अनुस्वार नहीं होता है, वो अनुनासिक होता है, तो इसलिए ये होगा चंद्र बिंदु। बच्चे यहीं पे गलती कर लेते हैं और फिर उनके मार्क्स कट हो जाते हैं और वो गलत हो जाता है जो उन्होंने लिखा होता है। तो इसलिए ये आपको जानना ज़रूरी है कि जो भी मात्रा के पीछे बिंदु होता है वो अनुनासिक होता है। जैसे हैं के पीछे बिंदु है, ये भी अनुनासिक है। कहीं के पीछे बिंदु है, ये भी अनुनासिक है, ये अनुस्वार नहीं है। ठीक है, समझ आ गया। तो यहाँ पे मैंने कुछ वर्ण विच्छेद की पिक्चर डाली हुई हैं, तो आप इनमें से भी देख सकते हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये आप वीडियो पॉज करके भी देख सकते हैं। ये कई प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, इसीलिए मैंने इनकी पिक्चर यहाँ पे डाली है। और अगर इसके अलावा कुछ डाउट लगे, कुछ समझ नहीं आ रहा, तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, तो मैं नेक्स्ट वीडियो आपके लिए वो बना दूँगी। तो धन्यवाद।